नमस्कार दोस्तों, स्वागत है KSG ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी 2025 के लिए एक नया मॉडल पेपर पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और ये जो मॉडल पेपर है 7वें नंबर का ये मॉडल पेपर है। इससे पहले हमने 6 मॉडल पेपर ऑलरेडी ही इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। जिन्होंने अभी तक मॉडल पेपर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ जाकर के आप उन मॉडल पेपर को देख सकते हैं। जीके के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी हमने इस चैनल पर शुरू की गई है, तो उसके भी काफ़ी मॉडल पेपर है जो अपलोड किए जा चुके हैं, तो उन मॉडल पेपर को भी आप देख सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। तो हमारे इस चैनल का उद्देश्य है बहुत ही कम समय में अधिक जानकारी आप लोगों तक पहुँचाना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सुरक्षित वन क्षेत्र के आधार पर राजस्थान भारत में कौन सा स्थान है? भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? किस क्षेत्र में दोस्तों? सुरक्षित वन क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना है कि आपका आंसर कौन सा है। गगन नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में कहाँ तक सीमित है? गगन नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में कहाँ तक सीमित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? इंदिरा गांधी नहर की कुल टोटल लंबाई बतानी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 649 किलोमीटर। कितने दोस्तों? 649 किलोमीटर किसकी लंबाई है? इंदिरा गांधी नहर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो बूंदी में कौन से शासक ने चित्रशाला का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, राव उमेद सिंह। कौन सा होगा दोस्तों? राव उमेद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रंगमंच नाट्य व उनके क्षेत्र को सुमेलित करना है। तो रम्मत का मिलान किससे करना है? बीकानेर जैसलमेर से। तमाशा कहाँ का फेमस है? तो जयपुर का। भवाई कहाँ से संबंधित है? तो गुजरात राज्य से ये संबंधित है। बीकानेर व जैसलमेर, इसको मिलान करना 1 नंबर से। तो दोस्तों, इसमें का कौन सा कोड सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा 4 2 3 1, 4 फिर 2 3 1। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सारस्वत वन किस प्रकार के वन है? सारस्वत वन किस प्रकार के वन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नदियों के किनारे वाले वन। कौन सा होगा दोस्तों? नदियों के किनारे वाले वन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों पर छोटे छोटे घुंघरू सिलकर कौन से वाद्य यंत्र का निर्माण होता है? कपड़े पर छोटे छोटे घुंघरू सिलकर कौन से वाद्य यंत्र का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर होगा रमझोल। कौन सा होगा दोस्तों? रमझोल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अजमेर का उर्स किस सूफी संत की दरगाह पर मनाया जाता है? तो उर्स का जो मेला लगता है तो अजमेर की कौन सी दरगाह में लगता है? कौन से सूफी संत की याद में वो मेला लगता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन सा होगा दोस्तों? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर यह मेला लगता है, उन्हीं की याद में। अगला क्वेश्चन है, पीरों की प्रशंसा में गाए जाने वाला धार्मिक गीत। पीरों की प्रशंसा में गाए जाने वाला धार्मिक गीत कौन सा है? तो इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। तो सही आंसर है जकड़िया। कौन सा है दोस्तों? जकड़िया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में बंगाल की खाड़ी। राजस्थान में बंगाली खाड़ी की नमी पहुंचने का मार्ग कौन सा है? तो दोस्तों, जो बंगाली खाड़ी से मानसून आता है तो उसको पहुंचने का मार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिमी मानसून। कौन सा है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम मानसून। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। जो गुर्जर प्रतिहार काल है तो इस समय निर्मित मंदिरों को कौन कौन से मंदिरों का निर्माण हुआ था, तो वो मंदिर चुनना है, इसमें उनका चयन करना है। तो देखिए, आहड़ का आदिवराह मंदिर, अबानेरी का हर्ष माता मंदिर, राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर, ओसिया का हरिहर मंदिर। तो दोस्तों, इसका कौन सा कोड सही होगा? A B C D। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर
डी इसका सही आंसर होगा। 1, 2, 3 और 4, मतलब ये सभी मंदिर कौन से काल में बने हुए हैं? गुर्जर प्रतिहार काल में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तख्ते शाह महल का निर्माण किसने करवाया था? तो तख्ते शाह महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। किसने दोस्तों? सवाई माधो सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लोक देवताओं से आया क्वेश्चन है, 4 हाथों वाले लोक देवता कौन से है? 4 हाथों वाले लोक देवता का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीर कल्लाजी। कौन सा है दोस्तों? वीर कल्लाजी। अगला क्वेश्चन है, बल्लभ संप्रदाय की प्रधान गद्दी नाथ द्वारा में है। कहां पर है दोस्तों? बल्लभ संप्रदाय की जो प्रधान गद्दी है वो है नाथ द्वारा में। तो जसनाती संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ है? तो इसका सही आंसर बताना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका सही आंसर कहां पर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कतरियासर बीकानेर। कहां दोस्तों? कतरियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय की प्रधान गद्दी है। अगला क्वेश्चन है, ढोला मारू किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक कथा है? तो जो ढोला मारू है किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक कथा है? कौन सी क्षेत्र की प्रसिद्ध लोक कथा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मारवाड़। कौन सा होगा दोस्तों? मारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मंगोल नेता तैमूर ने अपनी आत्मकथा में किस दुर्ग के बारे में कहा था कि यह इतना मजबूत है, वह सुरक्षित है कि पूरे हिंदुस्तान में दूसरा नहीं है? मतलब कौन से दुर्ग के बारे में मंगोल नेता तैमूर ने यह कहा था कि यह इतना मजबूत और सुरक्षित है कि हिंदुस्तान में इसके अलावा कोई अन्य दुर्ग नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बटनेर का दुर्ग। कौन सा होगा दोस्तों? बटनेर दुर्ग, जिसके बारे में तैमूर ने यह कथन कहे थे। अगला क्वेश्चन है, फड़ चित्रकारिता का प्रमुख केंद्र रहा है, कौन सा है? फड़ चित्रकारिता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भीलवाड़ा। कौन सा होगा दोस्तों? भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी की मुंह बोली बहन का नाम क्या है? यानी धर्म की बहन इनकी कौन सी है? मुंह बोली बहन कौन सी है रामदेव जी की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डालीबाई। कौन सा होगा दोस्तों? डालीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगी महल व सुपारी महल किस दुर्ग में स्थित है? जोगी महल व सुपारी महल कौन से दुर्ग में स्थित है? तो इसका सही आंसर है रणथंभौर दुर्ग। कौन सा है दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अंगूठा, झेला, लटकन आदि आभूषण पहने जाते हैं। अंगूठा, झेला, लटकन ये आभूषण कहां पर पहने जाते हैं? तो शरीर के कौन से अंग में ये पहने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कान में। कहां पहने जाते हैं दोस्तों? कान में ये आभूषण पहने जाते हैं। अगले क्वेश्चन है, हवा महल की चौथी मंजिल का नाम क्या है? हवा महल की चौथी मंजिल का नाम बताना है दोस्तों। तो हवा महल की चौथी मंजिल है प्रकाश महल। कौन सी मंजिल है दोस्तों? प्रकाश महल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी पठार क्षेत्र की प्रमुख विशेषता कौन सी है? राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी पठार क्षेत्र की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना सेल समूह अस्तित्व। कौन सा दोस्तों? गोंडवाना सेल समूह अस्तित्व इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा लगभग कितनी है? तो औसत वार्षिक वर्षा थार मरुस्थल में कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 450 मिमी। कौन सा दोस्तों? 450 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक तापमान किस जिले में दर्ज किया गया है? तो सर्वाधिक तापमान कौन से जिले में दर्ज किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फलोदी। कौन सा होगा दोस्तों? फलोदी में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है। तो 2016 के अंदर ये सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सांबर झील के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा क्षेत्र सांबर झील के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर नागौर पठार। कौन सा दोस्तों? जयपुर नागौर पठार। और यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील कौन सी है? सांबर झील। कौन सी है दोस्तों? सांबर झील। कौन सी है? ये सांबर झील है
भारत की सबसे बड़ी खरे पानी की झील। नेक्स्ट है, राजस्थान में लूनी नदी को मरुस्थल की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? लूनी नदी को मरुस्थल की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये पश्चिमी मरुस्थल में कृषि और जल की आपूर्ति का स्रोत है। क्या है दोस्तों? कृषि और जल की आपूर्ति का ये मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भू आकृति क्षेत्र में रावल ड्यून पाए जाते हैं? तो कौन से भू आकृति क्षेत्र में ये पाए जाते हैं? कौन से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में ये पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थार मरुस्थल। कौन सा है दोस्तों? थार मरुस्थल, जहाँ पर रावली ड्यून थार मरुस्थल की प्रमुख क्या है? विशेष आकृति है जो चलायमान बालू का स्तूपों के कारण बनती है। किसका? इसका कारण क्या है? चलायमान बालू का स्तूप। क्या है दोस्तों? बालू का स्तूप, चलायमान बालू का स्तूप है जो इस रावल ड्यून का कारण है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन हुआ? कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कौन से जिले में हुआ? तो इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा हनुमानगढ़। कौन सा होगा दोस्तों? हनुमानगढ़। और ये एक प्राचीन हड़प्पा सभ्यता स्थल है। कौन सा दोस्तों? प्राचीन हड़प्पा सभ्यता स्थल है जो घग्गर नदी के किनारे है। कौन से नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक पाई जाती है? राजस्थान में किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेतीली मृदा। कौन से दोस्तों? रेतीली मृदा राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है और विशेषकर पश्चिमी जिलों में ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में थोर किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मरुस्थलीय कंटली झाड़ी। कौन सी दोस्तों? मरुस्थलीय कंटली झाड़ी इसका सही आंसर होगा। और शुष्क जलवायु में ये जीवित रहती है। कौन सी जलवायु में जीवित रहती है? शुष्क जलवायु में। थोर कहाँ जीवित रहती है? शुष्क जलवायु में ये जीवित रहती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में वन क्षेत्र का कुल प्रतिशत कितना है? 2019 के अनुमानों के आधार पर राजस्थान में वन क्षेत्र का कुल प्रतिशत बताना है दोस्तों। तो कितना प्रतिशत है? तो लगभग 9%। कितना है दोस्तों? 9% इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक शहरीकरण दर वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक शहरीकरण दर वाला जिला बताना है दोस्तों। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोटा। कौन सा होगा दोस्तों? कोटा। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? रामगढ़ बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा बाण गंगा। कौन सा होगा दोस्तों? बाण गंगा। और रामगढ़ बांध कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? ये जयपुर में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भाग अधिकतम भूकंपीय जोखिम क्षेत्र में आता है? अधिकतम भूकंपीय जोखिम क्षेत्र में ये आता है। तो उसका सही आंसर बताना दोस्तों। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वोत्तर राजस्थान। कौन सा दोस्तों? पूर्वोत्तर ये राजस्थान है जो अधिकतम भूकंपीय जोखिम क्षेत्र में ये आता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र माही बेसिन कहलाता है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र माही बेसिन कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। कौन सा दोस्तों? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। माही नदी इन जिलों के अंदर बहती है और यह जो क्षेत्र है माही बेसिन कहलाता है। क्या है दोस्तों? माही बेसिन ये क्षेत्र कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इंदिरा गांधी नहर का नाम राजस्थान नहर से बदलकर इंदिरा गांधी नहर कब किया गया था? तो राजस्थान नहर से बदलकर इसका नाम इंदिरा गांधी नहर कब किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1984। कब दोस्तों? 1984 में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी के पोर्शन से अभी ये क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, सफल विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है? सफल विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सफलता। क्या होगा दोस्तों? सफलता। नेक्स्ट है, मैं अपने आप चला जाऊंगा। मैं अपने आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में अपने आप कौन सा सर्वनाम है? तो अपने आप कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम। और अपने आप स्वयं
खुद, ऐसे जो शब्द आते हैं वो निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं जो कर्ता के द्वारा स्वयं के कार्य करने का ये बोध करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? कौन से वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो देखिए निश्चयवाचक कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, यह मेरी पुस्तक है। तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम का यह प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य बताना है दोस्तों, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घूमर नृत्य। कौन सा दोस्तों? घूमर नृत्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में द्विकर्मिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? द्विकर्मिक क्रिया का प्रयोग किसमें हुआ है? तो माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। कौन सा दोस्तों? माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, तीसरा लड़का में कौन सा विशेषण है? तो इसका तीसरा यह है, तो इसमें क्रमवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, थोड़ा पानी में कौन सा विशेषण है? थोड़ा पानी में कौन सा विशेषण है दोस्तों? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक मतलब नाप तोल जिनको सकते हैं, तो इसमें क्या आएगा? परिमाणवाचक विशेषण आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, 2 किलो चावल में 2 किलो किस प्रकार का परिमाणवाचक विशेषण है? तो देखिए दोस्तों, इसमें 2 किलो ये फिक्स बता दिया, इसमें संख्या बता दी गई है 2 किलो, तो इसमें निश्चित पता है, तो निश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही नहीं है? तत्सम और तद्भव युग्म सही नहीं है ये बताना है। तो सर्प का शाप सही है, घृत का घी सही है, दुग्ध का दूध सही है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में ये इसका आंसर रॉन्ग है, कार्य का कार नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मौतिक का सही तद्भव शब्द क्या है? मौतिक का सही तद्भव रूप बताना है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, मोती। नेक्स्ट है, विद्याभूषण शब्द में कौन सी संधि है? विद्या आभूषण शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, दीर्घ संधि। कौन सा होगा दोस्तों? दीर्घ संधि। तो इसका संधि विच्छेद हो गया विद्याधन आभूषण। क्या होगा दोस्तों? विद्याधन आभूषण इसका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, नाविक शब्द है, उसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो नाविक शब्द का संधि विच्छेद सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, नौ धन इक। नौ का क्या हो गया दोस्तों? नौ धन आव और धन इक, ये हो गया। औ से क्या बन गया? आव बन गया, तो नाविक क्या बन गया दोस्तों? नाविक बन गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कौन सी संधि दोस्तों? इसमें अयादी संधि है। कौन सी दोस्तों? अयादी संधि। नेक्स्ट है, निर्भय शब्द में उपसर्ग के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हुआ है? तो निर्भय शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, प्रधन हार। क्या होगा दोस्तों? प्र उपसर्ग है और हार शब्द इसमें मूल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है दोस्तों, तो मेघ का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? बादल। क्या होगा दोस्तों? बादल। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर होगा। सुबुद्धि का सही विलोम शब्द क्या होगा? सुबुद्धि का सही विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो इसमें 52 में कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, दुर्बुद्धि। क्या होगा दोस्तों? दुर्बुद्धि इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द आएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, आत्मश्लाघी। क्या होगा दोस्तों? आत्मश्लाघी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, जिसकी उपमा न हो, जिसकी उपमा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा अनुपम। क्या होगा दोस्तों? अनुपम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है,
शिकायत पत्र किस प्रकार के पत्रों की श्रेणी में आता है? शिकायती जो पत्र है वो कौन से पत्रों की श्रेणी में आता है दोस्तों? तो वो आता है औपचारिक पत्र में की। कौन से दोस्तों? औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, औपचारिक पत्र में अनावश्यक विवरण देने से क्यों बचना चाहिए? औपचारिक पत्र में अनावश्यक विवरण देने से हमें क्यों बचना चाहिए? क्योंकि वह पत्र लंबा हो जाता है और अप्रभावी पत्र को ये बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आवेदन पत्र किस प्रकार के पत्र का उदाहरण है? आवेदन जो पत्र है वो किस प्रकार के पत्र का उदाहरण है दोस्तों? तो 57 में ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। औपचारिक पत्र कौन सा होगा दोस्तों? औपचारिक पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 58 नंबर पर इंग्लिश का ये पोर्शन है। तो देखिए दोस्तों, इसका इंग्लिश का ये पहला पोर्शन का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज पास्ट परफेक्ट टेंस? तो देखिए दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। तो ऑप्शन नंबर एक में देखिए इज सिंगिंग आया है, तो ये है प्रेजेंट सिंपल की ये पहचान है। किसकी दोस्तों? प्रेजेंट सिंपल की। फिर आया हैव प्लेड, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। कौन से दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ये पहचान है। फिर आया विल गो, ये आया है फ्यूचर सिंपल की। कौन से दोस्तों? फ्यूचर सिंपल की ये पहचान है। फिर बचा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर आई अराइव्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ ही हैड आई एम गोइंग टू स्कूल? ही हैड आई एम गोइंग टू स्कूल। तो दोस्तों इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। तो इसमें इनडायरेक्ट इस नरेशन देखना था इसमें, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए दोस्तों, इसमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है दोस्तों, ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आया है। तो इसको यदि चेंज करते हैं अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, किसमें दोस्तों? इसको किसमें चेंज कर दिया अपन ने? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ पर टेंस आया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इनडायरेक्ट नरेशन में ये चेंज होगा तो किसमें जाएगा ये? तो ये चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किसमें जाएगा दोस्तों? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको चेंज कर देंगे, और जो सर्वनाम है वो स्पीकर के अनुसार बदल जाता है। किसके अनुसार दोस्तों? सर्वनाम किसके अनुसार बदलेगा? तो स्पीकर के अनुसार ये बदल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आई किसमें चेंज हो गया? ही के अंदर ये चेंज हो गया। तो ये दोनों सेंटेंस किससे जुड़ गए? डेट से जुड़ गए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर सी इज नॉट ए बैड गर्ल? सी इज नॉट ए बैड गर्ल, बी इसका सही आंसर होगा। सी इज ए गुड गर्ल, सी इज ए गुड गर्ल। इसका देखिए दोस्तों, इसका अर्थ क्या होगा? सी इज नॉट ए बैड गर्ल, वह बुरी लड़की नहीं है। क्या है दोस्तों इसका अर्थ? सी इज नॉट ए बैड गर्ल, वह बुरी लड़की नहीं है। मतलब ये सेम अर्थ देने वाला होना चाहिए। क्या दोस्तों? सेम अर्थ देने वाला जो सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए दोस्तों, सी इज ए बैड गर्ल, वह बुरी लड़की है, तो ये तो होगा नहीं। सी वाज ए बैड गुड गर्ल, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये बोला है कि वह बुरी लड़की नहीं है, प्रेजेंट की बात बता रहा है अभी। इसमें देखिए सी विल बी ए बैड गर्ल, वह बुरी लड़की होगी, तो ये भी गलत है ना? ये भी गलत है। ये मतलब तीनों सेंटेंस गलत है। इसका अर्थ इसके दोनों को ये सेम मिला कि सी इज नॉट ए बैड गर्ल, वह बुरी लड़की नहीं है, और सी इज ए गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। मतलब इसका अर्थ क्या निकल रहा है? वह बुरी लड़की नहीं है, तो वो कैसी है? अच्छी लड़की है। और इसका अनुवाद क्या होगा? सी इज ए गुड गर्ल, यानी वो एक अच्छी लड़की है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में समझ में आ गया। आप क्वेश्चन है दोस्तों, फिल इन द करेक्ट आर्टिकल्स विच इज हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, विच इज हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो इसमें किसका यूज करना है दोस्तों? आर्टिकल्स का यूज करना है। इसमें आर्टिकल यूज होगा ऑप्शन नंबर सी, द। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, द का यूज होगा। तो सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उच्चतम अवस्था के विशेषण है ना, जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री, जैसे कि हाईएस्ट आई है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव जो डिग्री होती है तो इसके अंदर किसका यूज होता है? द का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन, फिल इन द करेक्ट पोजिशन, ही इज सफरिंग फेवर, वह बुखार से पीड़ित है। तो फेवर से पहले
कौन से प्रीपोजिशन का यूज होगा दोस्तों? तो इसमें यूज होगा फ्रॉम, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्तों? फ्रॉम। और ये जो सेंटेंस है, ये जो बचपन से ही अपन जो इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखते हैं बीमारी के बारे में, तो उसमें ये लाइन जरूर अपन यूज करते हैं, है ना? आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो फीवर से पहले क्या आएगा दोस्तों? फ्रॉम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है दोस्तों। तो 63 के अंदर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या ये दोस्तों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। कैसे दोस्तों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है इज आर एम। क्या होती है दोस्तों? इज आर एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आएगा दोस्तों? आईएनजी। तो इसमें देखिए आर आई है और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये कौन सा है दोस्तों? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक प्रश्नवाचक सेंटेंस है ना? क्वेश्चनवाचक वाक्य है ये, जिसका सही संरचना क्या होती है? WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट मेन वर्ब है ना, और इसके साथ में आईएनजी फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, फिल इन द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब है ना, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। तो इसमें सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, शुड। क्या होगा दोस्तों? इसमें शुड का प्रयोग होगा। जो लेस्ट के साथ में हमेशा क्या आता है दोस्तों? ये जो लेस्ट शब्द है लेस्ट, इसके साथ में हमेशा क्या आता है? शुड का प्रयोग होता है। शुड आएगा, जिसका अर्थ होता है ऐसा न हो कि, है ना? क्या होता है दोस्तों? ऐसा न हो, ऐसा न हो कि। अगला क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट पंक्चुएशन। डू नॉट मेक ए नॉइस, डू नॉट मेक ए नॉइस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डू नॉट मेक ए नॉइस। क्या होगा दोस्तों? डू नॉट मेक ए नॉइस, शोर मत करो, है ना? तो एक साधारण आदेशात्मक ये वाक्य है जिसमें क्या लगा है लास्ट के अंदर? फुल स्टॉप लगा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ उपनिदेशक। उपनिदेशक का ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में, तो 66 के अंदर कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, डेप्यूटी डायरेक्टर। कौन सा होगा दोस्तों? डेप्यूटी डायरेक्टर इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 67 के अंदर देखिए दोस्तों, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ ए रॉन्ग यूज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का गलत यूज कौन से सेंटेंस में हुआ, इसकी पहचान करना है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए दोस्तों, आई सा ए अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला क्या है? छाता। तो ए ई आई ओ यू जो वोवेल्स आते हैं उनके साथ में किसका यूज होता है दोस्तों? एन का प्रयोग होगा। इनमें क्या होगा दोस्तों? एन, इसमें जो ए आया ये गलत है, तो इसकी जगह क्या आएगा दोस्तों? एन आएगा। क्या आएगा दोस्तों? एन का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ ए रॉन्ग यूज ऑफ आर्टिकल्स। तो देखिए दोस्तों, जो गलत आर्टिकल्स है उसका यूज किस में हुआ है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ही इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। क्या होगा दोस्तों? ही इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो इसमें जो यू यहाँ पर वोवेल्स का यूज हुआ, लेकिन इसमें इसकी जो ध्वनि है वो किसकी आ रही है? तो यहाँ पर ये की आ रही है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड की ध्वनि आ रही है। तो इसमें एन का प्रयोग नहीं होगा, इसमें ए का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस का बताना है दोस्तों, इसमें कौन सा होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 69 में ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कौन सा दोस्तों? करेक्ट कौन सा होगा? वो व्हाट ए ब्यूटीफुल व्यू, है ना? नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए करेक्ट डिटरमाइनर। करेक्ट डिटरमाइनर का यूज करना है, देयर इज वाटर इन द बोतल, देयर इज वाटर इन द बोतल। तो इसका सही आंसर देखिए दोस्तों, मच आएगा। क्या आएगा दोस्तों? मच। वाटर एक कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, अगणनीय ना संज्ञा है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में किसका प्रयोग होता है दोस्तों? मच का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द हिंदी वर्जन ऑफ द ऑफिशियल टर्म सर्कुलर। तो सर्कुलर में जो ऑफिशियल टर्म है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, परिपत्र। कौन सा होगा दोस्तों? परिपत्र। नेक्स्ट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। सी आस्क मी इफ आई वाज हंग्री। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। कौन सा जो सेंटेंस है दोस्तों? सी आस्क मी
इफ ए वाज हंग्री, सी आस्क मी इफ आई वाज हंग्री। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सी सेड मी आर यू हंग्री, उसने मुझे कहा क्या तुम भूखी हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो इनडायरेक्ट स्पीच के जो प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, तो उसमें क्या होता है कि जो डायरेक्ट स्पीच में बदलते समय जो इफ आता है, इफ को इसमें हटा दिया जाता है और प्रश्नवाचक चिन्ह का इसमें प्रयोग होता है। किसका दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह का इसमें प्रयोग होता है। और टेंस, प्रोनाउन का भी उचित रूप से इसमें उपयोग होता है। आगे बात समझ में दोस्तों, जैसे कि आई का यूज, आई की जगह क्या आ गया, यू आ गया ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 73 में, चूज द सेंटेंस विथ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। चूज द सेंटेंस विथ द करेक्ट सीक्वेंस टेंसेज, है ना। तो टेंसों का सही सीक्वेंस कौन सा है, तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ही सेड दैट ही वुड कम, ही सेड दैट ही वुड कम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है। तो इसका सही ट्रांसलेशन करना है दोस्तों, तो 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। आज मौसम कैसा है, गर्म है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ एन एरर इन प्रीपोजिशन यूजेज। आइडेंटिफाई द सेंटेंस यानी वाक्य की पहचान करना विथ एन एरर, जहां पर एरर है प्रीपोजिशन का यूज करते समय जो एरर आया है, तो इसका सही आंसर देखना है दोस्तों। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस। तो इसमें कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ में सफलता के लिए क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर ऑन आता है। क्या आता है दोस्तों, ऑन आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगला जो पोर्शन है वो संविधान और राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में से ये क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, तो इसका पहला क्वेश्चन है 76 वाला, तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को ये पहली बैठक हुई थी। कहाँ पर हुई थी, नई दिल्ली में ये बैठक हुई थी। और इस सभा में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, तो इनको क्या बनाया गया था, इसमें अस्थायी अध्यक्ष। क्या दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष इनको चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। कौन सा दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन, जिसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को शामिल किया गया था। और ये कब जोड़ा गया था, तो 1976 को। कब दोस्तों, 1976 को ये जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। तो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो 78 में ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा अनुच्छेद 17 के अंदर। कौन सा दोस्तों, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से प्रेरित है। संसदीय प्रणाली जो अपने देश में लागू है, तो ये कौन से देश से ये प्रेरित है। तो इसका सही आंसर बताना है ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन। कहाँ से दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से ये लिया गया था संसदीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाने वाला कौन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन सा है दोस्तों? भारत के मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं और उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश कौन से दोस्तों? वरिष्ठतम न्यायाधीश। वरिष्ठतम न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है? भारत के संविधान के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसके पास में होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के पास। किसके पास होती है दोस्तों? संसद के पास। और अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है? तो वे शक्तियां जो संघ सूची, क्या दोस्तों? संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। यदि इन तीनों में जो शामिल नहीं है तो वो कौन सी शक्ति है? अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र सरकार को प्रदान की गई है। और संसद के इनके पास इन मामलों को इन पर कानून बनाने की शक्ति है। और 248 का ये जो अनुच्छेद है इसके तहत संसद को इस पर कानून बनाने की ये शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के और गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो 82 में ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 124, जिसके तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है और इसका गठन संबंधी प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? भारत में मौलिक कर्तव्यों को कौन सी समिति की सिफारिश पर यह जोड़ा गया था? तो 83 में ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन से दोस्तों? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और इनकी सिफारिश पर भारतीय संविधान के कौन से भाग में? भाग चौथा और ए, तो इसमें ये जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी है? सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई बताना है तो कौन सी होती है? ग्राम पंचायत होती है। कौन सी है दोस्तों? ग्राम पंचायत जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है? जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वह किस प्रकार का निकाय है? तो 85 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांविधिक निकाय। कौन सा होगा दोस्तों? सांविधिक निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साइंस का ये पोर्शन है जिसका क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में तेजी से होता है? प्रकाश का जो अपवर्तन है कौन से माध्यम में तेजी से होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, वायु। कौन सा दोस्तों? वायु। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी होती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा यकृत। कौन सा होगा दोस्तों? यकृत। और यकृत को लिवर भी कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही आंसर बताना है। सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, 206 हड्डियां। कितने दोस्तों? 206 हड्डियां होती है एक वयस्क मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में कौन सा अंग मुख्य भूमिका निभाता है? पाचन तंत्र में कौन सा अंग मुख्य भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा छोटी आंत। कौन सा होगा दोस्तों? छोटी आंत। और ये पोषक तत्वों के अवशोषण का मुख्य कार्य करता है। नेक्स्ट है, मलेरिया का कारण कौन सा परजीवी होता है? मलेरिया का कारण कौन सा परजीवी होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा प्लाज्मोडियम। कौन सा होगा दोस्तों? प्लाज्मोडियम इसका मुख्य कारण होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? प्रकाश की जो चाल है वो अधिकतम कौन से माध्यम में होती है? तो कौन से माध्यम में होती है? तो वो निर्वात में होती है। कौन से दोस्तों? निर्वात में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में से ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन होगा इसका, कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है? कंप्यूटर की कौन सी भाषा होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी भाषा। कौन सी होती है दोस्तों? बाइनरी भाषा। और ये 0 व 1 के रूप में ये बाइनरी की भाषा को समझाता है। कौन सा दोस्तों? 0 व 1 के रूप में ये बाइनरी की भाषा को समझाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर में नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है डाटा साझा करना। क्या है दोस्तों? डाटा साझा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? सबसे बड़ी यूनिट का नाम बताना है कौन सी होती है?
तो 94 में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टेराबाइट। कौन सी दोस्तों टेराबाइट। और 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है। क्या दोस्तों गीगाबाइट होता है 1024 गीगाबाइट। तो ये सभी सबसे बड़ी स्टोरेज यूनिट है। अगला क्वेश्चन है फॉर्मेटिंग का अर्थ क्या है। फॉर्मेटिंग का अर्थ बताना है क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए डाटा की सजावट। क्या होती है दोस्तों फॉर्मेटिंग का अर्थ होता है डाटा की सजावट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता। इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता किस में होती है। तो 96 में सही आंसर होगा ब्राउजर और कनेक्शन। कौन सा होगा दोस्तों ब्राउजर और कनेक्शन। नेक्स्ट है अब मैथ के ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2160 है। यदि उनका मित्र समावर्ती 12 है तो उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करना है दोस्तों। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या तो कितना है 2160 है। और इनका एलसीएम कितना है 12 है। तो इसमें भाग दे दिया तो 12 कम 12, 12 और 9 बच गए 12 5 7 बच के भीतर 1224 बाटियो 8 बढ़ गया है। तो 180 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 में इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है तीन संख्याएं 12, 18, 24 है। इन संख्याओं का एलसीएम और लघुत्तम समावर्ती क्या होगा। तो 12, 18, 24 का तो देखिए इसमें इसका पहले क्या निकालते हैं इसमें एलसीएम। इसका एलसीएम निकालते पहले तो 12, 18 और 24 का। तो 2 6 12, 2 9 18, 12 बार गया, फिर 2 का दिया, फिर वापस 2 का दिया, फिर इसमें 3 का लगेगा, फिर वापस 3 का लगा। तो देखिए दोस्तों 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72 इसका एलसीएम आया है। एलसीएम कितना है एलसीएम आया है 72। तो 72 एलसीएम ये इसमें है। फिर इसका निकालते हैं इनका एलसीएम निकालते हैं। तो 2 का भाग देंगे 6 बार, फिर 3 बार 1 बार, फिर 9 बार 3 3, फिर 2 का। देखिए दोस्तों इसमें 2 कितनी बार कॉमन है। एक तो ये रहा 2, ये रहा 2, ये रहा 2, एक बार तो 2 आ गया। और इसके बाद आ गया 3 कॉमन देखिए एक बार, फिर इसमें ये आ गया और ये आ गया और ये 3 दूनी 6। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी मिलकर के एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में। ये तीनों मिलकर के कितने दिन पूरा कर रहे हैं। एक बेटा 4 दिन में ये पूरा कर रहे हैं ना। और ये तीनों ये ए और बी मिलकर के कितने दिनों में काम कर रहे हैं। एक बेटा बटा और एक बेटा 18, यानी ए करता है 12 दिन में और बी करता है 18 दिन में। तो इन दोनों का लघुत्तम लिया तो ये 36 बार दिया 36, 18 दूना 36 बराबर 5 बटा 36। अब इन दोनों का काम को इन तीनों के काम में से माइनस कर देंगे तो किसका आ जाएगा। तो ये आ जाएगा सी का काम। तो देखिए 4 का भाग दिया 36 में 9 बार गया और 36 बराबर 5। 36 का भाग 1 बार गया और 1 को 5 से गुणा किया, फिर 9 को 5 माइनस निकाल लिया, आए 36, 4 एकम 4, 4 नाम 36। तो ये कितने दिन में होगा काम 9 दिनों में होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे तक यात्रा करती है और फिर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे तक यात्रा करती है। तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी बताना है दोस्तों। तो देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे तक यात्रा करती है। कितने किलोमीटर कितने घंटे 3 घंटे तक। तो 60 को 3 से गुणा करेंगे तो 180 आ गए। तो 3 घंटे में कितनी यात्रा करी 180 किलोमीटर की यात्रा करी। फिर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे तक यात्रा करती है। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है तो 2 घंटे में 160 किलोमीटर चलेगी। तो कुल दूरी पूछा है तो 8 से 14 340 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। देखिए दोस्तों 20 किलोमीटर की दूरी है वो 4 घंटे में तय करता है। इसका मतलब 1 घंटे के अंदर कितने किलोमीटर चला वो 5 किलोमीटर चला है। फिर यदि वह अपनी गति को दोगुना कर देता है यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है ये, तो इसकी गति को वो दोगुना करता है यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये चलेगा। और तो 40 किलोमीटर की जो दूरी है कितने समय में तय करेगा। तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है तो 40 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगा 4 घंटे में चलेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक दुकानदार एक वस्तु 800 रुपये में खरीदता है। कितने रुपये में 800 रुपये, यानी क्रय मूल्य कितना है
800 रुपये, वो बेचता है कितने में 960 में, यानी कितना रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 160 रुपये का प्रॉफिट हुआ। खरीदा तो 800 में, बेचा 160 में, तो 960 में, तो 160 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, और लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तो 20 8 दूनी 16, तो 20% का ये प्रॉफिट कमाया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी संख्या का 60% 240 है, 60% कितना दोस्तों 240, तो उसी संख्या का 45% क्या होगा। तो दोस्तों इजी मोड में देगी किसी संख्या का, यानी अक्स मान लेते हो संख्या को, तो इसका 60% यानी परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे जीरो लगाते हैं, बराबर कितने हैं 240 है, तो 100 इधर चला गया और 60 इसके नीचे आ गया, पीछे क्या बच गया, अक्स बच गया, तो ये 4 बार कट गया, 0 से 0, 6 चौका 24, यानी कितना आई वो संख्या क्या है 400 आ गई है। 400 की क्या है 45%, यानी 400 का 45%, का मतलब गुणा का चिन्ह होता है ये, तो 2 और ये हो जाएगा 5 चौक 20, 2 4 चौक 16, 2 18, यानी 180, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साधारण ब्याज 5000 पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 5000 पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, तो 20 8 या 24 होते हैं, 24 पानी की 120, यानी 1200 रुपये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चक्रवृद्धि ब्याज 10,000 पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र कौन सा था दोस्तों, इसका सूत्र होगा P कोष्टक 1 प्लस R बटा 100 की घात n, तो P कितना है 10,000 कोष्टक 1 प्लस R कितनी है 10 है बटा 100 की घात 2, तो देखिए दोस्तों 2 जीरो से पॉइंट लग गया, तो 1.1 आ गया, तो 121 है ना, 121 आ गए, तो देखिए 10,000 कोष्टक, तो ये कोष्टक खुलेगा तो ये गुणे में जाएगा, तो 121, फिर 2 जीरो से ये गया 12 जीरो, ये आ गए ना, ये आ गया मिश्र धन, इसमें से 10,000 माइनस निकालो, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा 2100 रुपये। कितने दोस्तों 2100 रुपये। अगला क्वेश्चन है 106, क्वेश्चन नंबर 106 है, यदि 2 8x और 24 का समानुपात में है तो x का मान ज्ञात करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों अब क्या करना है, इसको 2:8 अनुपात x अनुपात 24, ये दोनों गुणा हो जाएंगे, तो 8x बराबर करेंगे, यदि 8 इसके नीचे चलेगा 14 48, 24 को 2 से गुणा किया 48, और 8 को इन दोनों को गुणा किया तो 8x, अक्ष बराबर किया तो 8 इसके नीचे, तो इसका आंसर आ जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 20% की हानि पर 1200 रुपये में बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 20% की हानि पर 1200 रुपये में बेचा जाता है, यानी 80% इंटू 100, तो क्या करना है क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, 8 और 5 4, 8 एकम 8, फिर बच गया 4, 8 5 40, तो 1500 रुपये, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 360 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से वो क्या हो गया था दोस्तों, अनुत्तीर्ण हो गया था, फेल हो गया था, और उत्तीर्ण होने का जो प्रतिशत है वो है 40%, तो अधिकतम अंक क्या थे, तो देखिए दोस्तों 360 अंक प्राप्त किए थे और 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया था, मतलब 40 में जोड़ गए तो क्या हो गए 400 हो गए, तो 400 और प्रतिशत क्या है, पासिंग परसेंट है 40%, यानी 40% पर वो क्या होता है पास होता है, और वो तो फेल कितने नंबर से होते, वो 40 नंबर से वो फेल हुआ था और आए उसके 360, यानी 400 नंबर पर वो पास होता है, और उत्तीर्ण होने का परसेंट कितना है 40% है, तो अधिकतम अंक ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों इसकी वैल्यू क्या हो गई, 40% की वैल्यू कितनी हो गई 400 इंटू 100, तो ये गया एक बार 0 तो 1000, तो 1000 इसके क्या हो गए अधिकतम अंक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज 8000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर,
तो पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका सूत्र वही है 8000 1 प्लस दर कितनी है 5/100 की घात 2, तो 0.05 आ जाएंगे, है ना। तो देखिए दोस्तों 8000 कोष्टक, इस कोष्टक को जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आएगा 1.1025। ठीक है दोस्तों। फिर 8000 इन दोनों को गुणा किया, गुणा करने से इन दोनों को जब गुणा किया तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, तो इसका ये आंसर आया 8820। तो ये क्या आया दोस्तों, तो ये आया है इसका मिश्र धन आया है। और जब इसमें से 8000 को माइनस करेंगे 820, तो ये आया मिश्र धन का ये चक्रवृद्धि ब्याज आया। क्या है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज है। और साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं अपन, तो 8000 का 2 वर्ष का 5% की दर से क्या होगा, तो 5 10 और 800, ये क्या आ गया 800 रुपये। ये आ गया साधारण ब्याज, ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। जब इनको दोनों से माइनस करेंगे तो कितना आया, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 20 रुपये। कितना दोस्तों, 20 रुपये। नेक्स्ट है, यदि 18x और 50 सतत अनुपात समानुपात, तो 18x ये देखिए सेम, तो x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें 18 को 50 से गुणा करना है, x को x स्क्वायर से गुणा करना है। तो x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, और 18 को 5 से गुणा किया तो 18 पानी 90 यानी 900। x बराबर किया तो ये चल गया अंडर रूट में, तो क्या आ जाएगा 3 3 का 9 0। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा 30। तो दोस्तों आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और अगला वीडियो आपको किस पर चाहिए ये भी आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अंत तक वीडियो देखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।